कनेक्टेड हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बार बजट में 20,000 करोड़ रुपए का एलोकेशन किया है और उत्तर प्रदेश में 1 लाख करोड़ से ज़्यादा के रेलवे का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। कई नई गाड़ियां चल चुकी है, कई नए प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं और डिटेल उत्तर प्रदेश में वंदे भारत की लिस्ट में माननीय सांसद जी को भेज। ज्ञानेश्वर पटेल जी। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से संसदीय क्षेत्र खंडवा बुरहानपुर से होकर गुजरने वाला रेल मार्ग उत्तर और दक्षिण भारत को जोड़ने वाला एक प्रमुख गलियारा है। खंडवा स्थित ओंकारेश्वर ज्योतिर्लिंग और बुरहानपुर के ऐतिहासिक यूनेस्को श्रेणी के धरोहर स्थलों पर देश विदेश से आने वाले पर्यटकों की भारी संख्या को देखते हुए क्या सरकार इन महत्वपूर्ण केंद्रों पर वंदे भारत ट्रेन का नया स्टॉपेज देने पर विचार कर रही है? साथ ही बुरहानपुर क्षेत्र में केले एवं खंडवा क्षेत्र में सोयाबीन, प्याज और मिर्च के बड़े पैमाने पर होने वाले कृषि उत्पादन को वंदे भारत की तर्ज पर तेज गति से बड़े बाजारों तक पहुंचाने के लिए क्या इस क्षेत्र में कोई विशेष कार्गो हब या उन्नत रेल लॉजिस्टिक सुविधा विकसित करने की कोई समयबद्ध योजना है? माननीय सांसद महोदय अपने क्षेत्र के बारे में बहुत ही लगातार अच्छा इनका फॉलोअप रहता है, बहुत अच्छा फीडबैक रहता है। मैं माननीय सांसद महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा। आप लगातार अपने इस प्रोजेक्ट के बारे में मेरे से मिलते भी हैं और उसका जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी आप जानकारी रखते हैं। तो इस प्रोजेक्ट जो आपका बुरहानपुर क्षेत्र से रिलेटेड कई नई गाड़ियों की शुरुआत भी की गई है। आपके जो भी स्टॉपेजेस का रिक्वेस्ट आया उस पर भी ध्यान दिया गया है और जो आज आपने जो एग्रीकल्चर के रिलेटेड बात कही है उसके बारे में भी मैं माननीय सांसद महोदय से अलग से बैठ के इस पर विस्तृत चर्चा करूँ। श्री जगदाम्बिका पाल जी। अभी माननीय मंत्री जी ने अपने प्रश्न उत्तर में बताया है कि महाराष्ट्र में विस्तृत कार्य चल रहा है, उत्तर प्रदेश में भी 20,000 करोड़ इस बार के बजट में है, 1 लाख करोड़ का काम चल रहा है और सारे प्रमुख शहरों को जोड़ने की भी योजना बताई है वंदे मातरम। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आपने अपने उत्तर में कहा है कि पिलग्रिम्स और टूरिस्ट के जो प्लेसेज हैं उसको जोड़ने के लिए हम वंदे भारत फिजिबिलिटी पर चलाते हैं। तो बुद्धिस्ट सर्किट जो है, जो श्रावस्ती, कपिलवस्तु, सिद्धार्थनगर, कुशीनगर, इसके लिए मैंने पहले से ही मांग किया है कि आप बुद्धिस्ट सर्किट को जोड़ने के लिए वंदे भारत को चलाने की विचार करेंगे। तो हाँ, तो मैं आपके माध्यम से आना चाहूँगा। धन्यवाद। अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदय ने बुद्धिस्ट सर्किट में वंदे भारत सर्विसेज की बात की है। कई ऐसे शहर हैं जो बुद्धिस्ट सर्किट के वहाँ पे ऑलरेडी वंदे भारत सर्विसेज चल रही है और अब तो इस बजट में माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के लिए बुलेट ट्रेन हाई स्पीड कॉरिडोर की भी घोषणा की है जो कि उत्तर प्रदेश के कई शहरों को जोड़ेगी और उसमें बुद्धिस्ट सर्किट से जुड़े हुए कई शहर भी इसमें शामिल हैं। क्वेश्चन नंबर 165 जयप्रकाश। नॉट प्रेजेंट। नेक्स्ट। श्री सतपाल ब्रह्मचारी। नॉट प्रेजेंट सर। ऑनरेबल मिनिस्टर। मिनिस्टर। Statement is laid on the table of the House. Next. Yes, 160. Question number 166 GM Harish Balyogi. Question number 166. Minister. Sir, Chairman sir, thank you for allowing me to raise a supplement. I thank the Honourable Minister for the detailed response and his for the continued support extended under the STI Hub program. After going through this reply, I noticed certain instances when there is a severe underutilization of funds released to the STI hubs. This raises concern regarding the effective implementation of the objectives of the scheme at the ground level. Therefore, I would like to ask the Honourable Minister whether any comprehensive review has been undertaken of these institutions assigned to the implement the scheme, especially those showing a high rate of underutilization of funds released to them, particularly in Andhra Pradesh. Honorable Speaker, sir,
I must compliment the honourable member for asking a very significant question, and I also must compliment him that the state of Andhra Pradesh is incidentally in the forefront of the STI hubs that we have sought to set up. And also because that gives me an opportunity to say that only last week the first ever quantum center was inaugurated, or in fact not inaugurated, the right word would be that the foundation stone was laid at Amravati. And just a week before that, the National Ocean Institute block was also inaugurated in the city of Vizag. So science and technology as such has received a huge push under Prime Minister Modi all over the country, but we were constrained to slow down till the double engine government took over with the present Chief Minister. And when I'm referring to this Vizag project, it will be interesting to share that the project was conceived 20 years back. The foundation stone was laid in Vizag in 2005. The construction started in 2015. But with the state government not being as cooperative as we expected, there were some issues with clearances, etc. But after that, in the last 2 years, ever since the new government took over, and as I said, the double engine came into pace, we have been able to complete the construction in 5-6 months and move on. So from that point of view also, I think Andhra Pradesh is on the right track. And as far as the STI hubs are concerned, which the honourable member has sought to discuss, I am also glad to share with him that the state of Andhra Pradesh has the maximum number of STI hubs. You have as many as 8 hubs, and they are catering to different institutes, both public sector and private sector. The number of institutes is also about 14, spread across the entire state. And STI hub actually was also a part of the vision of Prime Minister Modi, who's always been insisting on prioritizing the growth, development and well-being of the weaker sections, including the scheduled tribes and scheduled castes. So this is a program and initiative which is focused on scheduled tribes and scheduled castes. It was initiated in the year 2019. Currently we have 4 such, and we are also in the process of increasing these hubs, and wherever you find there is something more that can be done, we are open to that. In fact, the next call for more proposals for more such hubs is going to be issued in the month of March, April this year. Supplement. Sir, my second supplement was with respect to asking for extension of more opportunities in the STI hubs. But the minister has kindly answered that in my first supplement, so I will refrain from asking my second supplement. Thank you, Chairman. Bhaskar Bangre. अध्यक्ष महोदय, समावेशी विकास के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं नवाचार हब पर सरकार के विशेष जोर को ध्यान में रखते हुए क्या माननीय मंत्री महोदय ये स्पष्ट करेंगी, क्या इस योजना के अंतर्गत आकांक्षी जनजातीय बहुल एवं पिछड़े क्षेत्रों में जैसे महाराष्ट्र के दिंडोरी आदिवासी लोकसभा क्षेत्र में जनजातीय आबादी का उच्च अनुपात, उच्च स्तरीय वैज्ञानिक अवसंरचना की सीमित उपलब्धता तथा कृषि नवाचार, वन आधारित आजीविका, जलवायु सहिष्णु प्रौद्योगिकी और ग्रामीण उद्यमिता का प्रबल संभावनाओं को देखते हुए क्या सरकार ऐसे क्षेत्रों में STI हब स्थापित करने या पायलट परियोजना शुरू करने की प्रस्ताव रखती है? अध्यक्ष महोदय, जैसे कि मैंने पिछले प्रश्न के उत्तर में कहा कि बड़े खुले मन से इस योजना का प्रारंभ किया गया, साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब, और इसका पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित है अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और उनके भीतर भी जो अति पिछड़े वर्ग हैं, इन दोनों जातियों में, दोनों वर्गों में, तथा स्थान का चयन भी इस तरह से किया जाता है जहां कम से कम 70% से अधिक इस वर्ग की जनसंख्या हो, और जहां पर भी इस तरह
की परिस्थिति होगी या संभावना होगी, निश्चय ही वहाँ इस तरह के हब खोलने में किसी तरह की कोई हिचक नहीं है, कोई उसमें रुकावट नहीं है। हम समय समय पर इसकी शिनाख्त करते रहते हैं। यदि आप मुझसे पूछें तो उसमें केवल ये सुनिश्चित करना पड़ता है कि अधिकतर जनसंख्या इस वर्ग की हो, दूसरा उसके आगे पीछे सुसाधन हो, और साथ ही साथ इसमें इतनी छूट भी है कि न केवल सरकारी संस्थाएं बल्कि गैर सरकारी संस्थाएं भी अपने यहाँ इस तरह के हब खोल सकते हैं। कोई इसलिए अनिवार्य नहीं है कि इसके लिए अलग से कोई परिसर हो। ये जो परिसर है उसके भीतर भी एनजीओज को भी इस तरह की स्वतंत्रता है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि हम ये एक मिशन मोड में इसका काम चल रहा है। इसी सरकार की और प्रधानमंत्री जी की ही कल्पना का नतीजा है। निश्चय ही और भी जहां जहां ये मापदंड हमें देखने को मिलेंगे, नए भी इस तरह के हब खोलने के लिए सरकार तत्पर रहेगी। श्री सीएम रमेश। Sir, is there any more opportunities for Andhra Pradesh? And when it is sanctioning, kindly keep in mind my constituency Anakapalli also to be one center, sir. Thank you. No, thank you, Honorable Speaker, sir. Honorable Member Ramesh ji has put across a very positive suggestion. We welcome that. And as I said in response to my earlier questions, we have a very open mind. We are not averse to it. Already, Andhra Pradesh is ahead of all other states in that it is having 8 hubs, and which are in turn supporting 15 institutions, academic as well as scientific, both from the public sector and private sector. And not only that, if you see the number of beneficiaries also, Andhra Pradesh has 2,163 male beneficiaries and 1,937 female beneficiaries. That means among the scheduled caste and scheduled tribe also, we have been so discreet and thoughtful that almost as many women as males are being benefited from these hubs. And naturally, we are in the, as I said, we are in an expansionist mode. Wherever the criteria is fulfilled of having a sufficient number of ST or SC population, and also the resources available, and there is an institution coming forward to cooperate in this, whether from the government sector or the non-government sector, we are in the, and as, to tell you also that the next call is going to be rolled out in the month of March, April. I would request the honorable member to also try to prompt and encourage proposals for that, so that we, when we go for the next cycle, we could consider other spots as well as other locations as well. Question number 167, Kundru Raghuveer. Not ask Minister. Minister. Laid on the table of the House. Question number 168, Asaduddin Owaisi. Not present. Minister. Minister. Minority Affairs. Question number 168. Sorry. Statement is laid on the table of the House. Next. Question number 169, Dr. Bola Singh. Yes. Question number 169. Sir, a statement is laid on the table of the House. धन्यवाद सभापति महोदय, आपने मुझे क्वेश्चन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अवसर दिया। सभापति महोदय, बहुत ही अच्छा रिप्लाई माननीय मंत्री जी ने दूरसंचार विभाग में 4G, 5G और भारत नेट की सेवा को लेकर दिया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे देश में खासकर ग्रामीण इलाकों में 4G की BSNL की सेवा को पहुंचाने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और कब तक ग्रामीण इलाके में अच्छी 4G की सेवा लोगों को मिलेगी।
Sir, today if you look at the whole India, we have around 6,40,000 villages. Out of those, 6,31,000 villages, other than 10,000 villages, the entire country has been covered with 4G. This includes both private players